नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर। मैं हूं अजय शर्मा। IIT नौ स्वदेश पे हर्षा और देब हमारे दो एक्सपर्ट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं शो में। हर्षा उपाध्याय CIO हैं कोटक AMC के, और देब बहुत पुराने एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञ हैं, डिलॉयट में काम करते हैं और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के एनर्जी कंपनीज के साथ वो काम कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं देश दुनिया भर में एनर्जी स्पेस को। आज का मुद्दा ये है कि एक तरफ तो क्रूड ऑयल प्राइसेस $125 के आसपास आ गए हैं, जो देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम करीब करीब 1 बिलियन बैरल क्रूड इंपोर्ट करते हैं और महंगा क्रूड यानी देश का जो फाइनेंसेस है वो दिक्कत में पड़ सकता है। जितना ज़्यादा हमें पैसा देना पड़ेगा क्रूड ऑयल के लिए, उतना कम हम हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट अपने स्कीम्स में और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर पाएगी एक तरफ। दूसरी तरफ बाज़ार के लिए भी ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। यील्ड्स के ऊपर प्रेशर आता है, स्टॉक मार्केट्स इस बात को लाइक नहीं करते हैं, और इसके ऊपर ट्रेडिशनली हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइस से थोड़ा परेशान सा हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्रूड को खरीदने के लिए, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा देश में। लेकिन इस समय बहुत ही यूनिक एक फिनोमेना प्ले आउट हो रहा है, और वो है बाजार नज़रअंदाज कर रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करेंगे देब के साथ और हर्षा जी के साथ। हर्षा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मार्केट बहुत रेजिलिएंट है बढ़ते हुए क्रूड के बावजूद। आपको क्या रीज़न नज़र आता है? क्या बाजार ये मान के चल रहा है कि ये क्रूड ऑयल का जो सर्ज है वो टेम्परेरी है और वो परमानेंटली इतना एलिवेटेड नहीं रह सकता? और क्या आपको समझ में आता है? अदरवाइज तो बढ़ता हुआ क्रूड बाजार के लिए, सिटीजन सबके लिए एक चिंता का विषय है। अजय, नमस्कार। बिल्कुल आपका टिप्पणी बहुत सही है कि जभी-जभी हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इकोनॉमी पे असर पड़ता है, वो नेगेटिव असर होता है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पे एक तरह से असर पड़ता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में जो मार्केट में मूव देखा है हमने नीचे के लेवल से जो आजकल ऊपर आया है, तो उससे ज़्यादा हम फोकस करके ये नहीं सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी पे या कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे वो शॉर्ट टर्म है या वो शायद नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से जो जून क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसमें क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पे नेगेटिव असर रहेगा। देखिए, अगर आप मार्च के रिजल्ट्स भी अगर देखते हैं तो ये एक तरह से ये अनुमान था कि 23% का अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, और सेकेंड हाफ जो अर्निंग सीजन था वहाँ पे काफी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आए और फाइनली करीब करीब 21% का अर्निंग्स ग्रोथ ही देखने को मिला है। तो हमें ये लगता है कि जो जून क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो मार्च से भी ज्यादा खराब होंगे। तो उस हिसाब से फंडामेंटली कोई ऐसे रीजन नहीं दिखता है जिससे मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ग्लोबली मार्केट्स नीचे के लेवल से थोड़ा पुल बैक हुआ है, तो उस हिसाब से इंडिया में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। राइट। हम इसके जितने भी रिस्क हैं बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। देब के पास जाते हैं। देब, आप तो मिडल ईस्ट में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते हैं। अभी नया सैंक्शंस का रिस्क आ गया, और अभी अरामको के हेड बोल रहे थे कि दुनिया भर में स्पेयर कैपेसिटी बची ही नहीं है। तो कहाँ से नीचे आएगा क्रूड ऑयल प्राइस? स्पेयर कैपेसिटी भी नहीं है, और आप देखा होगा कि एज इफ ये यूक्रेन वाला क्राइसिस कम था दुनिया के लिए, अभी एक नया चीज चालू हुआ है। यूएस ने एक ईरानियन क्रूड टैंकर को जब्त कर लिया, तो ईरान ने ग्रीस के 2 टैंकर को दबोच लिया है। तो ये गल्फ ऑफ हॉर्मोस में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, जहां से दुनिया का आधा ऑयल वहीं से गुजरता है जो एक्सपोर्ट होता है, वहां अगर अनसर्टनिटी हो गया तो और भी क्रूड ऑयल में तेजी होगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओपेक जो कभी 33-34 मिलियन 33-34 मिलियन बैरल बनाता था, आज के दिन में ये कम होके 28 साढ़े 28 मिलियन बैरल रह गया। तो जो रसिया का जो शॉर्टफॉल होगा उसको भी कोई ऐसा कोई अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है कि जो कोई उसका भरपाई कर पाए। और यूरोपियन यूनियन ने नया चीज वापस चालू किया है कि रसिया का जो सी बाउंड ऑयल है जो यूरोपियन यूनियन में आता था, उसको वो लोग नहीं लेंगे करके। तो और एक लास्ट फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना में जो लॉकडाउन था कोविड के वजह से, जीरो टॉलरेंस कोविड के वजह से, वो धीरे धीरे हटता जा रहा है, तो डिमांड भी बाउंस बैक हो रहा है।
ये सब फैक्टर मिलके ऑयल आपने जैसे बताया $125 का चल रहा है और इसका अपवर्ड बायस यहाँ से आगे भी दिखता ऐसा नजर आ रहा है। राइट। तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि आप दोनों फोर्सेस को स्टडी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस दोनों को। ये तो आपने अभी जो अपने पॉइंट्स बताए वो बुलिश आर्ग्यूमेंट है। क्या यहाँ पे ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो डिफ्यूज कर दें सिचुएशन को? वो कौन सी बातें होंगी जो हमें मॉनिटर करनी चाहिए क्लोजली? एक अनुमान ऐसा है कि हालांकि ये बार बार उसको गलत साबित हुआ है कि ये वार बहुत दिन नहीं चल सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये अगर एक सेटलमेंट की ओर जाता है, अभी भी आज देखा होगा पुतिन ने और दोनों साइड ने प्रिजनर्स एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एक ईस्टर्न साइड में रसिया और रेस्ट ऑफ यूक्रेन ये यूएस के ब्लॉक के साथ ऐसा नजर आता हो रहा है। अगर ये खत्म हो जाता है, कोई एक सेटलमेंट बातचीत चालू हो जाता है, तो मार्केट को एक सिग्नल मिल जाता है। और एनीवेज ये एनर्जी ट्रांजिशन ये सब के वजह से ये बहुत ज्यादा साइक्लिकल कमोडिटी है, इतना हाई लेवल पे रह नहीं सकता है। इसका सही लेवल तो वही वापस अगर स्टेडी स्टेट हो जाता है, 100-102 मिलियन बैरल का डिमांड हो, सप्लाई सब जगह से वापस आ जाए, तो ये वापस वही $60-70 जो इंडिया हमेशा बोलता रहा है कि अपना कंफर्ट जोन है, वहां जाने का लॉन्ग टर्म ही है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही इस लेवल पे रहेगा। तो उम्मीद तो वही है कि ये कन्फ्लिक्ट जितना जल्दी खत्म हो जाए, उससे दुनिया के सब कंज्यूमिंग कंट्रीज को भी राहत मिलेगा। और एक चीज है कि जो दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन इतना हाई लेवल पे, यूएस में 40 साल से सबसे ज्यादा, यूरोपियन यूनियन में 30 साल से ज्यादा, तो सब जगह टाइटनिंग जो चल रहा है उससे डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो डिमांड कम हो जाएगा तो ये डिमांड और सप्लाई का ही खेल है, तो सेंटिमेंट वाइज वो भी एक उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा और ऑयल कम हो जाएगा प्राइसेस। राइट। हर्षा, आप बताएं जरा कि आगे आने वाले कितने क्वार्टर्स तक ये मार्जिन प्रेशर रह सकता है बिना डिमांड डिस्ट्रक्शन किए? क्योंकि अभी तक तो पास ऑन कर रही थी मोस्ट कंपनीज, राइट, और कुछ एब्जॉर्ब कर रही थी। जो हमने देखा, थोड़ा पास ऑन थोड़ा एब्जॉर्ब, मार्जिन में प्रेशर आया। लेकिन अगर हिसाब से चलता रहा तो कहीं ना कहीं और प्राइस पास ऑन किया तो डिमांड डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और नहीं तो बैलेंस शीट खराब होना शुरू हो जाएंगी कंपनीज की। ये तो बड़ी बुरी सिचुएशन है। देखिए अजय, प्राइस जो इंक्रीज लिए थे कंपनीज, वो तो जनवरी मंथ में हुआ था, तो वहाँ उसके बाद काफी सारा इंक्रीज हुआ है। देखिए ये जो वॉर हुआ यूक्रेन और रशिया का, ये चालू ही हुआ फरवरी में, तो वहां से लेके अब तक फिर करीब करीब 20 से 30% काफी सारे कमोडिटीज में प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। ये पास ऑन नहीं हुआ है अभी तक, और ये पास ऑन करना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर ले लेते हैं तो डिमांड काफी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये जो मार्जिन प्रेशर जो मार्च क्वार्टर में थोड़ा ही देखने को मिला है, वो इसलिए क्योंकि प्राइस इंक्रीज जो था वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर हुआ था। और दूसरी बात ये है कि काफी सारे कंपनीज के पास इन्वेंट्री होता है 4 से 6 वीक 8 वीक का, तो उसमें वो मैनेज होता है। लेकिन अगर आप अप्रैल टू जून क्वार्टर देखेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री भी हायर लेवल के इन्वेंट्री होगा और पूरा पास ऑन भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, ये हमारा मानना है। और ये कॉल लेना मुश्किल है कि ये कब कितने क्वार्टर्स तक ये मार्जिन प्रेशर बरकरार रहेगा, क्योंकि ये तो फिर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे ही डिपेंडेंट है, और वो शायद रेजोल्यूशन जो वॉर का होगा उसके हिसाब से ही नीचे रिएक्शन वहां पे आएगा। तब तक शायद ही वहां पे कोई गिरावट आएगी। पॉइंट ये हर्षा कि मार्केट में वैल्यूएशंस का डाउनसाइड खुला है अभी भी, क्योंकि ये सारी बातें जो आपने बताई, इसकी वजह से अर्निंग्स के ऊपर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह है। अर्निंग्स इंपैक्ट हो सकती हैं, और अर्निंग्स इंपैक्ट होंगी तो भाव भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, क्योंकि अभी करंट भाव शायद ये नहीं मान रहे हैं कि मार्जिन प्रेशर एलिवेटेड रह सकता है। काफी बड़ा हिस्सा तो मार्केट का मानता है कि इन्फ्लेशन पीक ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल। देखिए अभी अगर आप वैल्यूएशन को देखते हैं तो करीब करीब 17.5 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल चल रहा है, जो
पीक लेवल से काफी नीचे आ चुका है। पीक लेवल जो अक्टूबर 2021 में जो देखने को मिला था वो करीब करीब 24 का मल्टीपल था, तो वहां से तो कम हो गया है। लेकिन आज के दिन में जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि अर्निंग्स जो ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो करीब 19% रहेगा। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये 19% शायद ही आएगा और यहाँ से नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे गिरते हुए अगर 12-14% के बीच में आता है तो भी मेरे हिसाब से मार्केट में इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मार्केट शायद संभल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ के रेंज में देखेंगे तो फिर तो ये प्री कोविड लेवल का अर्निंग्स ग्रोथ हो गया। उसके लिए 17.5 टाइम का जो मल्टीपल चल रहा है वो शायद महंगा है, तो उस हिसाब से फिर मार्केट में और थोड़ा मंदी आ सकता है या टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से वल्नरेबल हैं सबसे ज़्यादा अपनी अर्निंग्स पे, अपने मार्जिन्स पे, जस्ट बिकॉज कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेट हो गए हैं और कोई अभी क्लियर साइन तो नहीं नज़र आ रहा है किसी भी बात का कि वो जल्दी में बहुत नीचे आएंगे? देखिए, सभी सेक्टर्स, एक तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी सेक्टर्स हैं सभी पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हर एक जगह या तो रॉ मटेरियल के तरफ से क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, या नहीं तो फ्यूल के हिसाब से कॉस्ट का एस्केलेशन होगा। तो वो मेरे हिसाब से काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में इसका असर पड़ेगा, और जो कंजम्पशन और दूसरे सेक्टर्स हैं वहां पे शायद थोड़ा सा कम होगा। वहां पे इतना ही होगा कि जो इन्फ्लेशन को चलते हुए जो कंज्यूमर सेंटिमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा उसके चक्कर में डिमांड शायद थोड़ा नरम रहेगा। अगर आप देखेंगे तो आईटी और फार्मा और बैंकिंग ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रल टू वेरी लेस इम्पैक्ट रहेगा क्रूड ऑयल प्राइस के वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से। बाकी सभी क्षेत्रों में एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। राइट, ऑल राइट। हर्षा, देब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। इस इंपॉर्टेंट इशू को कैसे देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए, ET Now स्वदेश पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्वदेश आर में रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। महंगाई के बीच देश की जीडीपी जो है यहां पर चौथे तिमाही के आंकड़े आए हैं और कुछ निराशाजनक ही आंकड़े रहे हैं। जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 4.1% रही है, जबकि पिछले तिमाही के दौरान हमने देखा कि जीडीपी में 5.4% की ग्रोथ हुई थी। वहीं पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 8.7% रही है, जो 8.9% के अनुमान से कम रही। अप्रैल माह में कोर सेक्टर में ग्रोथ 8.4% रही है। GDP growth year on year in fiscal Q4 21-22 at 4.1% was better than what many had anticipated in the private sector because of concerns about the impact caused by the Omicron wave in January, which lingered partially into February as well. India's problem of handling inflation above 6% threshold, which is the upper end of the inflation targeting band, isn't an isolated case, but in fact, India is somewhat better than several developed and developing countries with respect to the inflation problem it is currently facing. And the government has been very proactive, as well as the central bank, in countering the inflation pressures. The central bank has caught up with the inflation rate by beginning to raise the repo rate both in the scheduled meeting as well as in the intra-meeting rate hike in May. The government has record food grain production and buffer stock levels that should limit a flare-up in prices. The duty structure on edible oils have been rationalized, and it has also extended stock limits on edible oils. States and union territories have been sent advisories to set up price stabilization funds, and energy resources are being diversified beyond the traditional hydrocarbons. Ethanol blending is now at a much higher level than before. जीडीपी की उम्मीद से कमजोर नतीजे रहने पर येस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रनील पन का मानना है कि मौजूदा कमोडिटी कीमतों का असर आने वाले जीडीपी की दर पर पड़ेगा। 4.1% का जो आंकड़ा आया है वो डेफिनेटली प्रीवियस क्वार्टर से नीचे है। एक्सपेक्टेशन क्या है वो अभी दूसरी बात है, एक्सपेक्टेशन लेके बात नहीं करते हैं। क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ये है कि 4.1 जो एंड ऑफ द ईयर क्वार्टर था, उसके बाद जो ये क्वार्टर हमको देखने को मिल रहा है उसमें कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है,
इन्फ्लेशन भी ऊपर है, जो फैक्टर्स फोर्थ क्वार्टर में नहीं थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी जिसको बोला जाता है, वो मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी कम हो सकते हैं, और आगे जाके गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल एज रिजर्व बैंक पॉलिसीज कितना इफेक्टिव होते हैं इन्फ्लेशन को कंटेन करने में, कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ता है और या करते हैं रिजर्व बैंक, वो जज करना पड़ेगा ओवरऑल ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब FY23 के ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन के लिए।